चैप्टर 23 कंट्रोल बाय केमिकल एजेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केमिकल एजेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टोटल 12 हैं। और हमारे पास केमिकल एजेंट अवेलेबल होना चाहिए, चीप प्राइस में होना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि उसकी लो कंसनट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स को किल करनी चाहिए, सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि अगर वो काफ़ी अर्से तक पड़ा भी रहा है तो किसी तरह का उसमें ख़राब नहीं हो रहा और वो सही रहा है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए कि मतलब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, बाकी ह्यूमन या अदर एनिमल्स को किल ना करे। होमोजीनस होना चाहिए कि जब मैं उसे बना रही हूँ उस केमिकल एजेंट को, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल करके हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो जो पानी में जब वो सॉल्व होगा, डिज़ोल्व होगा, तो वो यूनिफॉर्म रहें, ये ना हो कि कोई इंग्रेडिएंट्स एक्टिव हैं कोई नहीं है। नेक्स्ट, नॉन कॉम्बिनेशन विद एक्सट्रेनस ऑर्गेनिक मैटर, किसी तरह का एक्सट्रेनस ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट जिस चीज़ को हमने स्टेरिलाइज करना है वहीं पर जाकर एक्ट करे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए टॉक्सिक को रूम टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे, यानी कि हमें टेम्परेचर चेंज ना करना पड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और वो उसी को वहीं पे के लिए टॉक्सिक हो और उन्हें वहीं पे किल कर दें। एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पेनिट्रेट कर जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। नॉन करोडिंग एंड नॉन स्टेनिंग, जो हमारे पास आयरन या बाकी मटेरियल्स वगैरह हैं उनके लिए डैमेजिंग ना हो। डीओडोराइजिंग, यानी कि इसकी किसी तरह की बैड स्मेल ना हो बल्कि प्लेजेंट स्मेल हो, और साथ में इसमें डिटर्जेंट कैपेसिटीज़ हों कि क्लिनजिंग एक्शंस भी परफॉर्म करता हो। स्टरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने बैक्टीरियाज को 100% किल करना होता है, लाइक हर तरह के बैक्टीरियाज को हमने डिस्ट्रॉय कर देना है। लाइक वर्ड्स हम स्टेराइल और नॉन स्टेराइल यूज़ करते हैं, बस सेमी स्टेराइल या ऑलमोस्ट स्टेराइल कोई वर्ड नहीं होता, यानी कि या तो कंप्लीट प्रेजेंस होगी बैक्टीरिया की नॉन स्टेराइल में, और स्टेराइल में यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। अब जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे तो जाहिर बात है वो जो बैक्टीरियाज की ग्रोइंग फॉर्म्स है, इन्फेक्शन तब फैलती है जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो जो ग्रोइंग फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हैं वो उन्हें किल करेंगे, रेजिस्टेंट स्पोर्स को किल नहीं करेंगे। एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने सेप्सिस को अपोज कराना है। सेप्सिस क्या होता है कि बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रही है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सेप्सिस मतलब उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कराना है, उसके मेटाबॉलिक एक्शंस को प्रिवेंट कराना है और डिस्ट्रॉय कराना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सैनिटाइजर ऐसा एजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देगा। जर्मिसाइड का एक्शन डिसइंफेक्टेंट जैसा है, ठीक है, कि मतलब इन्होंने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है और जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करेगा, ग्रोइंग फॉर्म्स को किल करेगा लेकिन स्पोर्स को किल नहीं करता। बैक्टीरिसाइड ऐसे केमिकल्स एजेंट्स जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। फंजीसाइड फंगस को किल कर देंगे, वायरसाइड वायरस को कर देंगे, स्पोरिसाइड स्पोर्स को कर देंगे। बैक्टीरियोसिस ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को और बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करा देंगे, ठीक है, किल नहीं करेंगे लेकिन स्टॉप करा देंगे। फंजीस्टेटिक जो फंगस की ग्रोथ को स्टॉप करा देंगे, और माइक्रोबायोस्टेटिक जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टॉप करा देंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है, ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को ख़त्म कर देता है या इनहिबिट कर देता है, उन्हें हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल। और जो फंगस की ग्रोथ को कम कर देगा उसे हम कहेंगे एंटी फंगल। अब ऐसे एजेंट्स जो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। वो माइक्रोबियल एजेंट्स जो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं। यहाँ पे हमने 9 केमिकल एजेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिनोल को। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो नोट्स थे वो मैंने काफ़ी रफ बनाए हुए हैं तो मैं यहीं से आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कलरलेस होता है या प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखी और ये फिर यूज़ किया जाने लगा वूंड्स पे और सर्जिकल इंसिजन्स पे और रूम्स वगैरह में जहाँ पे सर्जरी वगैरह हो रही होती थी, तो वहाँ पे अगर इसे यूज़ किया गया तो देखा कि इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। इसमें सबसे पहले हेक्साइल रिसोर्सिनोल फिनोल का एक डेरिवेटिव या उसका कंपाउंड है, तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है ग्लिसरीन और वाटर में, ठीक है। ग्लिसरीन और वाटर के सोल्यूशन में हमें हेक्साइल रिसोर्सिनोल मिलता है। इसकी सरफेस टेंशन 37 होती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सरफेस टेंशन रिडक्टेंट केमिकल एजेंट्स देखा था, ठीक है। तो ये हेक्साइल रिसोर्सिनोल उसमें यूज़ होगा। हेक्साइल रिसोर्सिनोल बैक्टीरियासाइडल है और एंटीसेप्टिक है। और फिनोल की बात करें तो फिनोल बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, फंजीसाइड को फंगस को भी किल करता है। अब जो 5% फिनोल है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में। अब फिनोल की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है अल्कनाइन नेचर में, क्योंकि फिनोल जो है एसिडिक होता है, ठीक है। अब अगर वो इसी तरह का अल्कनाइन नेचर होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। सोप में या लो टेम्परेचर में अल्कनाइन नेचर में ये
अपना सही से वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। 2 से 5% फिनोल इनफ होता है स्प्यूटम और यूरिन और फीसिस वगैरह की डिसइंफेक्शन के लिए। और फिनोल्स अगर मैं किसी इंटर्जेंट के साथ यूज़ करूँ या फिनोल और फिनोल डेरिवेटिव कंपाउंड्स में यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एक केमिकल या फिजिकल एजेंट किन किन जगहों पे एक्ट कर सकता है। उसमें थी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एंजाइम्स, ये वाले जो हमने पॉइंट्स देखे थे। इसी तरह हमने इन्हीं केमिकल एजेंट्स को देखना है कि इनका मोड ऑफ फंक्शन क्या क्या है। तो फिनोल सबसे पहले बताता है कि ये डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन को, फिर सेल प्रोटीन जो होगी वो कोगुलेट हो जाएगी, सेल को डिस्टर्ब करेगा, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देगा और अमीनो एसिड्स की लीकेज करा देगा। अल्कोहल जो है वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हर तरह की अल्कोहल जो है वो यूज़ हो सकती है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल की लो जर्मिसाइडल पावर है और ब्यूटाइल या अमाइल अल्कोहल हाई जर्मिसाइडल पावर शो करते हैं और ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अल्कोहल 50 से 90% कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। 60% अल्कोहल इनफ होता है वायरस को किल करने के लिए। अल्कोहल बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरिया को किल करेगा लेकिन स्पोर्स को किल नहीं करेगा। जो एंथ्रेक्स के स्पोर्स हैं वो अल्कोहल में 20 ईयर्स तक देखा गया है कि सर्वाइव कर जाते हैं, और जो सबटाइलस के स्पोर्स हैं बैसिलस सबटाइलस के, वो 9 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि स्किन और थर्मोमीटर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आता है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमें डिक्रीज देखना पड़ जाता है कि अगर किसी तरह का एक्सट्रेनस ऑर्गेनिक मैटर उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। मोड ऑफ एक्शन हमें पता है अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अल्कोहल जब डिहाइड्रेट कर देगा सेल को तो सेल ड्राई हो जाएगा, और जब ड्राई हो जाएगा तो बैक्टीरियोस्टेटिक कंडीशन में पहुंच जाएगा। ये सिर्फ वेट सेल पे काम करेगा, ड्राई सेल्स पे काम नहीं करेगा। अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो जो लिपिड्स प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन में वो उन्हें डैमेज कर देगा, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देगा, और अपना डिटर्जेंट एक्शन भी इसका होता है। हैलोजेंस हमने देखने, हैलोजेंस में सबसे पहले आयोडीन देखेंगे। आयोडीन हमें पता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है डिसइंफेक्शन में। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन के नाम से भी अवेलेबल होती है मार्केट में। इसका ब्लूइश ब्लैक क्रिस्टलाइन कलर होता है, ठीक है, मेटालिक क्लस्टर भी शो करती है। आगे इन्होंने कुछ कंसनट्रेशन शो की हुई है कि आयोडीन किस कंसनट्रेशन में इफेक्टिव होता है। 2% आयोडीन, अगर मैं 2% सोडियम आयोडाइड के साथ यूज़ करूँ अल्कोहल में तो एक इसका सोल्यूशन इस तरह बन सकता है। 5% आयोडीन विद 10% पोटाशियम आयोडाइड, 7% आयोडीन एंड 5% पोटाशियम आयोडाइड इन 83% अल्कोहल। आयोडोफोर्स मिक्सचर ऑफ आयोडीन विद सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ऐसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स के साथ अगर मैं आयोडीन को मिक्स कर दूं तो मेरे पास आयोडोफोर्स बन जाएंगे और वो फिर एज कैरियर एक्ट करेंगे और आयोडीन को सॉल्युबलाइज कराएंगे। इसमें एग्जांपल आती है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। ये जर्मिसाइडल है, नॉन स्टेनिंग है और नॉन इरिटेंट है। इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आयोडीन की वो बैक्टीरिसाइडल है, स्पोरिसाइडल है, फंजीसाइडल है और वायरोसिसाइडल है। यानी कि हमने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया स्पोरिसाइडल। स्पोर्स को आयोडीन किल कर सकता है, डिसइंफेक्ट करता है स्किन को, वाटर को, एयर को और यूटेंसिल्स को। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे, यानी कि खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। इरिवर्सिबली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा कि जो सल्फाइड्राइल कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं किसी होस्ट में या बैक्टीरिया में, तो वो उन्हें इनएक्टिवेट कर देगा। जब उन्हें इनएक्टिवेट कर देगा तो इससे जो बैक्टीरिया का एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हैलोजन, वो हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड गैस जो है यूज़ किया जाता है। क्लोरीन के हमने दो कंपाउंड्स देखने हैं, एक हाइपोक्लोराइड और एक क्लोरामाइंस। क्लोरामाइंस हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड के आगे दो कैटेगरीज हैं, एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होते हैं और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड होते हैं। हाइपोक्लोराइड यूज़ किए गए थे चाइल्ड बेड फीवर को रिड्यूस करने के लिए, एक साइंटिस्ट ने यूज़ किए थे। और जब पेशेंट्स को एग्जामिन करना होता था तो पहले हाइपोक्लोराइड से हैंड्स वॉश करके फिर पेशेंट्स को एग्जामिन करते थे ताकि अच्छी तरह सैनिटाइजेशन हो जाए। और ये डेयरी इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स को भी सैनिटाइज करता है, पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करता है और डिसइंफेक्टेंट है। हाइपोक्लोराइड्स जो है जाहिर बात है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि क्लोरीन जो है मेरे पास जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेरे पास हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, HClO, ठीक है। अभी जो HClO है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, ये HCl प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली जो ऑक्सीजन है इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी काफ़ी हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग में। क्लोरामीन्स को देख लेते हैं। क्लोरामीन्स जर्मिसाइडल होते हैं और अमोनिया में NH3 होते हैं। अगर मैं एक H को रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ रिप्लेस करा दूँ तो मेरे पास क्लोरामीन बन जाएगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है मोनोक्लोरामीन की, NH2Cl की, क्लोरामीन टी की एंड एजोक्लोरामाइड की। अब क्लोरामीन टी और एजोक्लोरामाइड के स्ट्रक्चर्स देख लें। क्लोरीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है, स्मॉल स्केल पे कम यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक यूजेस में किया जाता है, ओपन वुंड को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इवन एथलीट्स फूड को ट्रीट करने के लिए। हैवी मेटल्स को देख लेते हैं। 3 तरह
के मेटल्स मरकरी, सिल्वर एंड कॉपर। आगे इनके कंपाउंड्स जो हैं, मरकरी 2 तरह के कंपाउंड्स हैं इसके, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये, और ऑर्गेनिक में मेटाफिन याद कर लें सिर्फ। सिल्वर में आते सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर लैक्टेट, और कॉपर में कॉपर सल्फेट। इनके जो एक्शंस हैं इस तरह से याद करने हैं कि मरकरी जो है बैक्टीरिसाइडल है, करोसिव है, टॉक्सिक है, और यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट्स में और एंटीसेप्टिक्स में। और जो मरकरी का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, एंटीसेप्टिक है। फ्री सिल्वर आयंस यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिसाइडल एक्शन में, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन में, एंटीसेप्टिक एक्शंस और एज जर्मिसाइडल्स भी। और जो सिल्वर नाइट्रेट है ये यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिया आई डिजीज़ होती है उसमें, ऑप्थेल्मिया में, और साथ में गोनोकोकल इन्फेक्शन ऑफ आइज़ में भी यूज़ किया जाता है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये एल्गल ग्रोथ को प्रिवेंट कराता है स्विमिंग पूल्स में, और इसकी कंसनट्रेशन यूज़ की जाती है 2 पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर हम बात करें कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इन्होंने किस तरह सेक्ट करना है, तो जो हैवी मेटल्स हैं उनकी हाई कंसनट्रेशन, हैवी मेटल्स की हाई कंसनट्रेशन, या इवन अगर सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स हैं उनकी हाई कंसनट्रेशन है, तो वो क्या कराते हैं, प्रोटीन को कोगुलेट करा देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं सेल को, और इवन सेल डेथ भी कॉज हो जाती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है इसी तरह वो क्या कराता है, सल्फाइड्राइल ग्रुप्स जो होते हैं किसी एंजाइम्स में, वो उन्हें इनहिबिट करा देता है। यहाँ इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है जिसके पास सल्फाइड्राइल ग्रुप्स हैं, SH, ठीक है, और मर्क्यूरिक क्लोराइड आया, उसका जो मरकरी था वो इन सल्फाइड्राइल ग्रुप्स को उसने यहाँ पे उनके साथ आकर अटैच हो गया और उसे इनएक्टिवेट करा दिया, और यहाँ पे हमारे पास HCl देखने को मिल गया। नेक्स्ट हम डाइज़ की बात करते हैं। डाइज़ 2 तरह की हैं, एक है ट्राइफिनाइल मीथेन, इन्हें स्टडी करना है, और दूसरी एक्रिडीन है। जो ट्राइफिनाइल मीथेन है उनकी डिवीजन की गई है मैलाकाइट ग्रीन में, ब्रिलियंट ग्रीन में, एंड क्रिस्टल वायलेट में, ठीक है। और ये ट्रीट की जाती हैं ग्राम पॉजिटिव को, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को ज़्यादा किल करती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। क्रिस्टल वायलेट की सबसे पहले हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्रिस्टल वायलेट जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अच्छे से इनहिबिट और किल कर देगा। इसकी कंसनट्रेशन 1:200,000 से लेके 1:300,000 तक यूज़ की जाती है, और अगर हमने ई कोलाई को किल करना है क्रिस्टल वायलेट के थ्रू तो हमें ये कंसनट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर मैंने मेलाकाइट ग्रीन यूज़ करना है तो मेलाकाइट ग्रीन बहुत इफेक्टिव होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की किलिंग के लिए। मेलाकाइट ग्रीन से अगर मैंने ई कोलाई को किल कराना है तो मुझे इसकी कंसनट्रेशन चाहिए होगी ई कोलाई के लिए 1:30,000। नेक्स्ट मैं इसकी अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखूं तो सबसे पहले हमें पता चल गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को इनहिबिट करा रहा है, ग्राम पॉजिटिव की इनहिबिशन करा दी, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कराता है, ई कोलाई के आइडेंटिफिकेशन में, दूसरे बैक्टीरियाज के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखा गया कि ब्रुसेला स्पीशीज़ की तीन ब्रुसेला स्पीशीज़ इस की एप्लीकेशन के थ्रू डिस्कवर की गई, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन में इस तरह से हेल्प कराएगा कि कुछ स्पीशीज़ होंगी जो रेजिस्टेंस होंगी किसी स्पेसिफिक डाई के, और किसी स्पेसिफिक डाई के रेजिस्टेंस नहीं होंगे। सपोज क्रिस्टल वायलेट को रेजिस्टेंस शो करेगी और मेलाकाइट ग्रीन को रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी, तो हम उससे बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्रिस्टल वायलेट है ये एज फंजीसाइड भी यूज़ की जाती है, इसको किल करती है मोरूला और टोरूला। ये हमारे पास 2 फंजाइस हैं, इनके लिए काफ़ी लीथल होती है, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है कि सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस में इंटरफेयर करके उन्हें किल कर देगी बैक्टीरियाज को। एक्रिडीन है ये जर्मिसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करेगी, जर्मिसाइडल किल बैक्टीरिया। और जो स्टेफाइलोकोकल और जो गोनोकोकल बैक्टीरियाज हैं वो इससे किल होंगे अच्छे से। ये यूज़ की जाती है बर्न्स और वुंड्स की ट्रीटमेंट के लिए, साथ में ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशंस में यूज़ होता है इसका, और ब्लेडर इरिगेशन वगैरह में। इसमें अगर हम देखें डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट सरफेस टेंशन डिप्रेसेंट्स हैं, यानी कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे, वेटिंग एजेंट्स हैं, और क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आती है सोप की, ठीक है। लेकिन सोप की एक डीमेरिट ये है कि वो हार्ड वाटर में अपना अच्छे से इफेक्ट शो नहीं करता, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को, या सरफेक्टेंट्स भी उन्हें कहते हैं। अब सरफेक्टेंट्स का ये बेनिफिट है कि सुपीरियर टू सोप हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं कराते, यानी कि हार्ड वाटर में सोप अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करा रहा था, उसमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाती थी। अब यहाँ पे एसिड, अल्कलाइन या हार्ड वाटर किसी भी तरह का वाटर हो वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। लॉन्ड्री में यूज़ होते हैं, डिश पाउडर्स में यूज़ होते हैं, डिश सोप में यूज़ होते हैं, और शैम्पूस वगैरह में यूज़ होते हैं। एक्शन बैक्टीरिसाइडल है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प कराते हैं ऑयल और लिपिड्स की, साथ में सरफेस टेंशन को सारी बातें रिड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे 3 तरह के डिटर्जेंट्स हैं, एक एनाइनिक डिटर्जेंट्स, कीटाइनिक एंड नॉन आयनिक। एनाइनिक डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो एनाइंस को रिलीज़ कराएंगे, कीटाइनिक कैटाइंस को, और जो नॉन आयनिक हैं वो किसी भी तरह के आइंस को रिलीज़ नहीं कराएंगे। आयनिक में हमारे पास एग्जांपल आती है सोप की और सोडियम लोराइल सल्फेट की। कैटाइंस में सिप्रीन,
की एग्जांपल आती है, जिसे एसिटाइल पायरिनीडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नॉन आयनिक जो है वो किसी भी तरह के आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो कि आयनिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मल स्ट्रक्चर लूँ, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन ही होगी, यहाँ पे किसी भी तरह के अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है कि मेरे पास क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का एक जनरल स्ट्रक्चर बन गया। अगर सपोज मेरे पास अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सॉल्ट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं ये, ठीक है। सपोज मेरे पास अमोनियम है और यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन अटैच कर दूँ तो मेरे पास अमोनियम क्लोराइड आ गया और मेरे पास क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह एक कंपाउंड है CTAP, जिससे सेट्रीमाइड कहते हैं। उसका फॉर्मूला इस तरह है, यहाँ पे नाइट्रोजन है मिड में, C16H14 और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन आयन अटैच है। फंक्शंस देखें तो फंजिसाइडल है, प्रोटोजोआस को किल कर सकते हैं, सॉल्यूबल है, स्टेबल है। यानी कि जितनी भी हमने केमिकल एजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, होमोजीनियस होना चाहिए, नॉन करोसिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड के पास होती हैं और तभी ये बहुत अच्छा केमिकल एजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, जो फ्लोर पे या वॉल्स वगैरह पे लाई करते हैं, इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए, इवन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में भी यूज़ किया जाता है आइस की ट्रीटमेंट के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लाइकोलिसिस में इंटरफेरेंस कराएगा, ग्लाइकोलिसिस को किस तरह इनहिबिट करा देगा, परमेबिलिटी लूज हो जाएगी किसी के, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी एंड प्रोटीन नेचर हो जाएगी। एल्डिहाइड्स की बात करते हैं। एल्डिहाइड्स पोरीसाइडल हैं। अभी तक हमने सिर्फ हैलोजेंस में आयोडीन को पढ़ा था कि वो कुछ हद तक स्पोर्स को किल करता था, लेकिन एल्डिहाइड्स की बहुत मेन बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसने स्पोर्स को किल करना है। जनरल फॉर्मूला RCHO है। दो तरह के एल्डिहाइड्स देखने को मिलते हैं जो केमिकल एजेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटर एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड सिंपल अगर गैस फॉर्म में है तो HCHO इसका फॉर्मूला होगा और ये हेल्प करेगी स्टेरिलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में। अब अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ तो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि पॉलीमर है और एक सॉलिड फॉर्म है और कलरलेस फॉर्म है, ठीक है। अगर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड को मैं वापस से हीट करूँ तो वो वापस से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगी। और अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड को एक्वस सोल्यूशन में लेकर आऊँ तो फॉर्मेलिन की शक्ल इख्तियार कर लेगा वो, और फॉर्मेलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होती है। गैस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरह जो ग्लूटर एल्डिहाइड है, ये एक डाई एल्डिहाइड है। इसमें 5 कार्बन है, एक तरफ एल्डिहाइड है, दूसरी तरफ एल्डिहाइड है और मिड में H हम लगा देंगे, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसकी, फंगस और वायरस को किल करता है, स्पोर्स को किल करता है, इवन इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है गैशियस एजेंट्स की। गैशियस एजेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ऐसा इक्विपमेंट जो हीट को बेयर नहीं कर सकता। जो हमने फिजिकल एजेंट्स में टाइप्स पढ़ी थी, जो हमने ऑटोक्लेव की एप्लीकेशन पढ़ी थी और साथ में मॉइस्ट हीट देखी थी, ठीक है। एप्लीकेशंस हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए अच्छी नहीं थी, उन्हें डैमेज कॉज करती थी, तो गैशियस एजेंट्स हेल्प कर रहे हैं ऐसे इक्विपमेंट के लिए जो हीट सेंसिटिव है। इसमें आ जाती है प्लास्टिक सिरिंजेस, आ जाती है प्लास्टिक पिपेट्स, आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपरेटस, आ जाते हैं और कैथराइजेशन इक्विपमेंट आ जाता है। गैशियस एजेंट्स हमने 3 पढ़ने हैं। इथाइलिन ऑक्साइड है, बीटा प्रोपायोलेक्टोन है और फॉर्मेल्डिहाइड है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला किस तरह से होता है, CH2 और साथ में O। अगर 10.8 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो तो इथाइलिन ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर 10.8 से अबव हो तो वो वेपराइज हो जाती है, हाईली फ्लेमेबल है। इथाइलिन ऑक्साइड की ऐसे डेरिवेटिव्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 और फ्रीऑन अगर यूज़ की जाए, फ्रीऑन इथाइलिन ऑक्साइड, तो वो नॉन फ्लेमेबल है। कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हेल्प करता है स्टेरिलाइजेशन में। हीट या मॉइस्चर सेंसिटिव सब्सटेंसेस जो हैं उनमें उनको स्टेरिलाइज करेगा, क्लोथ को, पैकेजेस को, प्लास्टिक्स वगैरह को। और इसकी कंसनट्रेशन कितनी, 400 से 800 माइक्रोग्राम पर लीटर, 400 to 800 माइक्रोग्राम पर लीटर। स्पोर्स को भी ये भी किल करता है। एल्डिहाइड्स भी किल करते हैं। गैशियस एजेंट में इथाइलिन ऑक्साइड भी स्पोर्स को किल करता है। ऑटोक्लेव्स में यूज़ किया जा सकता है। न्यू जो मॉडिफाइड ऑटोक्लेव्स हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि वो कंसनट्रेशन को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को इस तरह से मेंटेन करेंगे हमारा इथाइलिन ऑक्साइड अच्छे से वर्क करे, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड अपने फंक्शन के लिए कंसनट्रेशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे काफ़ी डिपेंड करता है। इसकी हाई पेनिट्रेशन होती है। सल्फाइड्राइल ग्रुप्स जो हैं एंजाइम्स के, उनके साथ एक्ट कर देना है और उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देना है। यहाँ पे मेरे पास इथाइलिन ऑक्साइड था, एक एंजाइम था जिसके पास सल्फाइड्राइल ग्रुप था, वहाँ पे इसने उस एंजाइम का H रिमूव कराया और साथ में उस एंजाइम के साथ अटैच हो गया और इथाइलिन ऑक्साइड उस एंजाइम के साथ आकर अटैच हो गया तो इनएक्टिव एंजाइम बन गया। बीटा प्रोपायोलेक्टोन देख लेते हैं कि एक कलरलेस लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे कलरलेस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 155 डिग्री सेल्सियस है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, नॉन फ्लेमेबल है,
है, ठीक है। वेसिकेंट होता है ब्लिस्टर फॉर्मिंग, ब्लिस्टर फॉर्मेशन करा देता है जहाँ पे भी गिरेगा। और साथ में लैक्रिमाइड, इससे अगर एक्सपोज हो जाए आइज़ तो आइज़ में आंसू आ जाएंगे। और लो पेनिट्रेशन है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करेगा, फंजाई को, वायरसेस को और इवन स्पोर्स को किल करेगा। स्पोर्स को किल करने वाली स्पीशीज़ लाइक बाकी सारी बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल थी, लेकिन स्पोर्स को किल कौन कर रहे थे? हमने आयोडीन की एप्लीकेशन देखी थी स्पोर्स में, साथ में हमने एल्डिहाइड्स में देखी और गैशियस एजेंट्स में दोनों देखे, इथाइलिन ऑक्साइड और साथ में बीटा प्रोपियोलेक्टोन, ठीक है। इसकी कंसनट्रेशन 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर है और इथाइलिन ऑक्साइड की कंसनट्रेशन 400 से 800 माइक्रोग्राम पर लीटर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन उसकी यूज़ हो रही थी। इसकी बहुत थोड़ी सी कंसनट्रेशन भी काफ़ी इफेक्टिव होती है और इसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एवेल्यूएशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल केमिकल एजेंट्स का मतलब है कि हमारे पास जो केमिकल एजेंट्स हैं हमने उन्हें एवेल्यूएट करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा केमिकल एजेंट कितना इफेक्टिव है और कौन सी सब्सटेंस पे ज़्यादा इफेक्टिव है, किस कंसनट्रेशन में इफेक्टिव है और किस तरह के बैक्टीरियाज पे अपना इफेक्ट शो करता है। टेस्ट ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर हमने केमिकल एजेंट को अप्लाई करना है और हमने चेक करना है कि उस पर उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने 3 तरह के टेक्निक्स देखनी है जिस पे हम अपने टेस्ट ऑर्गेनिज्म पे केमिकल एजेंट टेस्ट कर सकते हैं। ट्यूब डाइल्यूशन एंड एगर प्लेट टेक्निक, इस मेथड में हम एक स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लेते हैं। स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लेके उसमें हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म डाला जाता है और साथ में जो केमिकल एजेंट्स हैं, वाटर सॉल्यूबल केमिकल एजेंट्स, वो हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसे इंक्यूबेट करते हैं ताकि बाद में हम ये पता चला सकें कि केमिकल एजेंट्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या नहीं करते, या उनकी ग्रोथ होती है या नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेराइल मीडिया होगा, एगर मीडियम वाला जो हमने अपना मीडिया प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, उसे भी हम स्टेराइल कर लेंगे थ्रू ऑटोक्लेव। इसमें से इंक्यूबेशन के बाद इसमें से मटेरियल इसमें डाल के उसे ग्रोथ होने के लिए रख देंगे और फिर देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया के प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए या किल हो गए हैं। उसके बाद प्लेट काउंट के थ्रू हम अपने बैक्टीरियाज को मेयर कर लेंगे कि कितने बैक्टीरियाज किल हुए हैं कितने नहीं हुए। प्लेट काउंट मेथड्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, चैप्टर आई गेस 6 था या 7 था। इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे ग्रोथ चेक करने के लिए, क्या डिक्रीज हो रहा है उसकी ग्रोथ में या फिर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हो रही है। अगर तो हमारा केमिकल एजेंट बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, तो उस एगर प्लेट में जोन ऑफ इनहिबिशन यानी कि किसी भी तरह की हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। गैशियस और लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। गैशियस सब्सटेंसेस में क्या है कि पेपर स्ट्रिप्स ली जाती हैं, उन पे बैक्टीरियल स्पोर्स काउंट करके रखे जाते हैं, हमें पता है कि कितने स्पोर्स हैं। उसके बाद इस पेपर स्ट्रिप्स को हम अपने गैशियस एजेंट पे एक्सपोज करेंगे और फिर उसके बाद इसकी हम काउंटिंग करेंगे कि इस पर कितने स्पोर्स रह गए हैं, रहते भी हैं या नहीं रहते, और फिर इससे हमें उसकी एप्लीकेशन पता चल जाएगी कि कितना इफेक्टिव है वो वाला हमारा केमिकल एजेंट, कितना इफेक्टिव है गैशियस केमिकल एजेंट।